गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले लेक्चर में तो हमने लैग्रेंजियन और आइलरियन मेथड के बारे में पढ़ा, और ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम थोड़े से और कुछ टर्मिनोलॉजी जो फ्लूइड डायनामिक्स में हम काम में लेते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे और आगे जानने की कोशिश करेंगे। ये एक कुछ डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए, और जैसे कि स्टडी और अनस्टडी फ्लो। शुरुआती अगर हम बात करें तो स्टडी और अनस्टडी फ्लो होते हैं क्या? तो एक्चुअल में जो स्टडी फ्लो है उसके अंदर जो भी फ्लो कंडीशंस हैं, है ना, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं विच आर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड फ्लो है, दोज प्रॉपर्टीज़ एंड फ्लो कंडीशंस remain unaltered with time. That means it is not depend upon time. That means del by del t is equal to 0. It is independent of time. ठीक है, तो ये अगर ऐसा होता है तो we will say that the flow is a steady flow. Otherwise it will called as a unsteady flow, in which flow properties and other flow field conditions are time dependent conditions. Then we say that the flow is a unsteady flow. Is that clear? Now similarly we have uniform and non-uniform flows. So if the condition and properties of the fluid are independent of the coordinates of the direction, मतलब भाई ये किस तरफ को मूव कर रहा है उस पर डिपेंडेंट ना हो, उस पर कोई उससे उस फ्लो चाहे इधर मूव करे, चाहे फ्लो इधर मूव करे, चाहे इधर मूव करे, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़े। जो फ्लो फील्ड है या जो फ्लो प्रॉपर्टी है या जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी इधर जाने पर भी वैसी रहे, इधर जाने पर भी वैसी रहे, किधर भी उसका फ्लो हो रहा हो उसका फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पर कोई भी फर्क ना पड़े। ऐसे में हम कहते हैं कि वो जो फ्लो है इट इज़ अ यूनिफॉर्म फ्लो, यानी फ्लूइड किस तरफ को मूव कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से यदि फ्लूइड के फ्लो करने से कुछ उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आता है ना, उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आता है, फ्लूइड कंप्रेस हो गया, ठीक है, कंप्रेस हो गया किसी तरीके से, अलग अलग डायरेक्शन में खिंच गया, है ना। तो जैसे हम नॉर्मली क्या होता है कि हमारे सामने यूनिफॉर्म फ्लो नहीं होते हैं, पाइप वगैरह के अंदर बहुत ही स्लो फ्लो करें हम तो वो यूनिफॉर्म फ्लो बनता है, लेकिन अदरवाइज़ हमारे जो रियल लाइफ सिचुएशन में है वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली कोऑर्डिनेट ऑफ द डायरेक्शन से बंधे हुए होते हैं। हम जिस डायरेक्शन में फ़्लो करा रहे हैं या जिस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है वहाँ पर किस तरीके की एनवायरमेंटल कंडीशन है उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो ऐसे में वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बन जाता है। तो इसके बाद अगर बात करें तो एक्सिसिमेट्रिक फ्लो। एक्सिसिमेट्रिक क्या होती है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं और पीजी के स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सिसिमेट्रिक कहते हैं किसे। तो सो a flow field is said to be axisymmetric when the velocity component is u, v and w, तीन अलग अलग डायरेक्शन के वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं। These velocity components with regard to the cylindrical polar coordinate system, that is x, r and phi। cylindrical polar coordinate system क्या होते हैं पता है आपको? देखिए, एक हम सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, ये सिलेंडर लेते हैं और ये जैसे ओरिजिन है, ये एक एक्सिस है और ये सिलेंडर का एक्सिस एक दूसरा एक्सिस है, ठीक है। सिलेंडर के सरफेस पे कोई पॉइंट है P, तो मैं पॉइंट से इसको मिलाता हूँ, ये R होता है। ये जो हाइट होती है, जिस हाइट पर ये मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये जो हाइट होती है ये Z होता है और ये जो एंगल होता है ये थीटा होता है। इसी तरीके से R, थीटा, Z ये सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर मुझे लग रहा है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स आर फाई थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ है। आर थीटा जेड की जगह एक्स आर फाई लिख दिया है, बाकी चीज़ वही है। दो तो लेंथ है और एक एंगल है, ठीक है, वही है, दो लेंथ है और एक एंगल है। तो ये लिखने का तरीका है और कोई बात नहीं। ये जो हैं दीज, सो द वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ एजीमुथल एंगल फाई। ये एजीमुथल एंगल कहलाता है, दैट इज इस फाई से इंडिपेंडेंट हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई ये सिलेंडर है मेरे पास, ठीक है। अब उस सिलेंडर के इस लाइन पर, इस एक रेखा पर पॉइंट कहीं पर भी हो, पॉइंट कहीं पर भी हो, प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, यानी सिमेट्रिक हो गया। उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये एक्सिस सिमेट्रिक फ्लो कहलाता है, ठीक है। अगर ये ऐसा ना हो कि इधर से इधर चला जाता, फिर यूँ चला जाता, फिर यूँ चला जाता, चेंज हो जाता, तो फिर वो एक्सिस सिमेट्रिक नहीं रहता, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, चूँकि ये जो एक्सिस है ये बिल्कुल बीचों बीच है और इसके चारों तरफ डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है, तो फ्लो में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसलिए एक्सिस सिमेट्रिक फ्लो है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से लाइन ऑफ फ्लो की अगर बात करें, तो लाइन ऑफ फ्लो जो है, इट इज़ एक्चुअली अ लाइन हुज डायरेक्शंस कोइंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। यानी कि ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ये फ्लूइड का फ्लो है और यही फ्लो लाइन है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है फ्लूइड की, कैसे भी कह लो इस बात को, है। तो ये अगर कोइंसाइड करती है तो हम कहेंगे कि वो जो लाइन है दैट इज कॉल्ड एज अ लाइन ऑफ फ्लो, ठीक है। सिमिलरली स्ट्रीम लाइन की अगर हम बात करें, तो स्ट्रीम लाइन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, द स्ट्रीम लाइन इज अ कंटिन्यूअस लाइन ऑफ फ्लो ड्रॉन इन द फ्लूइड सच दैट the tangent drawn at every point of it at any instance coincide with the direction of the motion of the fluid at that point। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि भाई मैं, ये फ्लूइड है, ये देखिए समझिए, यहाँ पर ये ओरिजिन है, ठीक है, और ये फ्लूइड पार्टिकल है P, और ये जो है ना, ये इनिशियल कंडीशन है इसकी P पर, और ये चलता चलता ये Q पर पहुंच गया, ठीक है। तो P पर उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये वाला, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ये दोनों पैरेलल हैं, यही तो कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इट इज़ अ कंटिन्यूस लाइन ऑफ फ्लो drawn in the fluid such that the tangent drawn at every point, किसी भी पॉइंट की बात करूंगा मैं, Q की भी बात करूंगा तो ये Q है यहाँ पर, और यही टेंजेंट है और यही उसका फ्लो लाइन है, ठीक है ना, या डायरेक्शन ऑफ द फ्लो मूवमेंट है, कैसे भी कह लो उस बात है। तो एक्चुअली चूंकि डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट and the direction of the velocity are parallel, so we can say that ds cross q should be equal to 0, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट, ds का डायरेक्शन भी वही है और q का डायरेक्शन भी वही है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इट मस्ट बी इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज ds इज i dx प्लस j dy प्लस k dz। इसी तरीके से Q क्या है, आई यू प्लस जे बी प्लस के डब्ल्यू, तीनों कंपोनेंट ले लेंगे है? ये क्या आएगा, इट शुड बी इक्वल टू समेशन, और मैंने समेशन इसलिए लिखा है कि ऐसी तीन टर्म होगी, साइक्लिक ऑर्डर में होगा और तीन टर्म होगी, W की जगह X आ जाएगा, Y की जगह Z आ जाएगा, सिमिलर में तो डब्ल्यू डी वाई माइनस वी डी जेड आई डायरेक्शन में, इसी तरीके से K डायरेक्शन, इसी तरीके से आई जे डायरेक्शन, ठीक है। तो तीनों डायरेक्शन की टर्म्स होंगी, तो उनको मैंने एक ही समेशन के रूप में यहाँ पर लिख दिया है। सो दैट वुड बी इक्वल टू 0, और अगर मैं कंपैरिजन करूँगा तो तीनों कंपोनेंट अलग अलग 0 के बराबर होने चाहिए। दैट मीन्स डब्ल्यू डी वाई माइनस वी डी जेड मस्ट बी इक्वल टू 0।
इट मीन्स डी वाई अपॉन वी शुड बी इक्वल टू डी जेड अपॉन डब्ल्यू, है ना। ऐसा ही तीसरा कंपोनेंट भी आ जाएगा। तो यानी ये 3 पेयर बनेंगे और 3 पेयर से हम ये कंक्लूजन डिड्यूस कर सकते हैं। दैट मीन्स डी एक्स अपॉन यू इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी वाई अपॉन वी इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या होंगी, ये कहाँ से आई, ये स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन से करके मैंने निकाली थी। ये है क्या चीज़, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। तो जब भी मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने को बोला जाएगा स्ट्रीम लाइन की, तो मैं उसको इस तरीके से निकालूंगा। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं हम, दैट इज पाथ लाइन। पाथ लाइन होती क्या है? पाथ लाइन दरअसल कुछ भी नहीं है। पाथ लाइन सिर्फ इट इज़ अ कर्व डिस्क्राइब्ड इन द स्पेस बाय मूविंग फ्लूइड एलिमेंट, दैट्स इट। मतलब अगर ये फ्लूइड एलिमेंट है, ये स्पेस में मूव कर रहा है, ऐसे मूव करा, फिर ऐसे मूव करा, फिर ऐसे मूव करा, फिर ऐसे, दिस इज़ द पाथ लाइन। ठीक है, अलग अलग समय पर, किसी समय t1 पर यहाँ था, किसी समय t2 पर यहाँ था, किसी समय t3 पर यहाँ था, किसी समय tn पर यहाँ था। तो ये इसका अलग अलग समय पर मूवमेंट है, लेकिन ये सब मैं मूवमेंट को कंटिन्यूस वे में मिला देता हूँ, तो इट विल क्रिएट अ पाथ लाइन। इज दैट क्लियर? सो पाथ लाइन जो है वो क्या है? इट इज़ अ लाइन ट्रेस बाय द पार्टिकल इन द फ्लूइड। अगर इसको बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन की बात करें, दैट मीन्स q इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। और q को हम कैसे लिखते हैं? डी एक्स बाई डी टी। यू कैसे करो? डी एक्स बाई डी टी के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें, यानी कि एक्स डायरेक्शन की बात करें, तो वो ऐसे होगा। और अगर जनरल वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वो ऐसे होगा। ठीक है, लेकिन जो पाथ लाइन है अलग अलग टाइम पर हम डिफाइन करना चाहेंगे, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास पाथ लाइन आ जाएगी। सिंपल सी बात है। सिमिलरली अगर स्ट्रीम सरफेस की बात करते हैं, तो स्ट्रीम लाइन हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है ना, जिस तरफ उसका फ्लो फील्ड जिस तरफ डायरेक्ट कर रहा है या जिस तरफ उसकी वेलोसिटी है, उससे जो लाइन बन रही है वो स्ट्रीम लाइन होती है। तो अगर स्ट्रीम लाइंस जो हैं, मैं कोई एक लाइन बना दूँ उस पूरे फ्लो फील्ड के अंदर, ठीक है, ये मैंने लाइन बना दी है, तो उस पर से जितनी भी स्ट्रीम लाइंस निकलेंगी उसके ऊपर से या उस पर होती हुई, उसको क्रॉस करती हुई, उसको काटती हुई, उसको ओवरलैप करती हुई, वो सब मिलके जो सरफेस क्रिएट करेंगे, वो सरफेस स्ट्रीम सरफेस कहलाएगा उस फ्लूइड रीजन में एट एनी इंस्टेंस। ठीक है, सो जब मैं स्ट्रीम सरफेस की बात करता हूँ तो स्ट्रीम ट्यूब की बात भी आती है। अभी तक क्या था कि एक ओपन लाइन थी, ओपन कर्व थी, और उसके ऊपर जितनी भी स्ट्रीम लाइन थी वो स्ट्रीम लाइन चल को मैंने बनाया था, तो और मैंने उस चीज़ को कहा था कि ये स्ट्रीम सरफेस है। लेकिन अगर ये जो कर्व है जिसके ऊपर मैंने बनाया था, ये अगर क्लोज कर्व होती तो भाई पूरा स्ट्रीम सरफेस क्लोज हो जाता ना। तो ये वही चीज़ है। तो ये स्ट्रीम सरफेस क्लोज हो गया, और क्लोज होके इसने क्या बनाया? इसने क्लोज होके एक ट्यूब बना दी। तो उस ट्यूब को हमने कहा स्ट्रीम ट्यूब। सो द स्ट्रीम ट्यूब इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड बाय द ड्राइंग streamlines through every point of a closed curve in the fluid. Is that clear? So ये एक और ख़ास इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है स्ट्रीक लाइंस। स्ट्रीक लाइंस क्या होती हैं? सो द स्ट्रीक लाइन एक्चुअली इट इज़ अ लाइन ऑन विच lie all those fluid element that some earlier instant passed through a particular point in the space। कहने का मतलब ये है कि भैया ये कोई स्पेस पे ये कोई खास जगह है, ठीक है। इट इज़ द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंस। एक पार्टिकल की नहीं, ये पार्टिकल नंबर 1 की यहाँ पर पोजीशन थी किसी समय पर, वो फिर उसके बाद चला और चलता 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 यहाँ पर पहुँचा। इसी तरीके से पार्टिकल 2 भी यहीं पर से ही शुरू हुआ था या यहाँ से निकला था, किसी न किसी समय पर यहाँ से ज़रूर निकला था, और वो चलता 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 उसी खास समय पर यहाँ पर है, टी समय पर, ये टी समय पर है सब। इसी तरीके से पार्टिकल नंबर 3 भी किसी समय से यहाँ इनिशिएट हुआ था
सेम टाइम पर इनिशिएट नहीं हुए हैं, लेकिन सेम टाइम पर यहाँ पर हैं भाई। सेम टाइम पर यहाँ से इनिशिएट चौथा भी नहीं हुआ, लेकिन सेम टाइम पर यहाँ पर है। तो इन सबको जो मिलाने वाली लाइन है, दैट लाइन इज कॉल्ड एज स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक लाइन। तो आपको अगर हम कोई लाइव एग्जाम्पल की बात करें कि भाई स्ट्रीक लाइन, ये थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजिंग सा मैटर हो गया, कैसे होती है। आपने देखा होगा कि हम किसी खास जेट फ्लो की अगर बात करें, है ना, जैसे हम एक कहें कि हमने एक कोई कलर का ड्रॉप ले लिया और वो कलर का ड्रॉप मैंने एक लिक्विड में मैंने डाला, ठीक है। तो वो कैसे घुलता है, एक ही जगह सारी वो थे पॉइंट, अब वो फिर फैल रहा है, इधर भी फैल रहा है, इधर भी फैल रहा है, इधर भी फैल रहा है, तो वो सब एक गुच्छे की तरह बनता हुआ जा रहा है, वो पूरा गुच्छा बनता है वो, ठीक है ना। तो वो जो चीज़ है वो स्ट्रीक लाइन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। किसी फ्लूइड के अंदर हम डाई इंजेक्ट करें, इंजेक्शन से हम डालें, या फिर हम स्मोक डालें, ठीक है, धुएं के छल्ले निकालते हैं, वो सब क्या है, वो स्ट्रीक लाइन का एग्जाम्पल है। तो ये स्ट्रीक लाइन, ये सब जो डेफिनेशंस है ना, ये सब डेफिनेशंस या ये सब जो टर्मिनोलॉजी है, ये हम फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ें। इसके अलावा भी टर्मिनोलॉजी है, लेकिन वो भी जैसे जैसे आएगी हम उसको देखते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे, आगे के लेक्चर्स में भी हम चीज़ों को डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि हम उन डेफिनेशन को विस्तार से दोबारा से हम रिवाइज़ करें, लेकिन फ़िलहाल जब हमने पढ़ा है उसको हम ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लोकल, कन्वेक्टिव और मटेरियल डेरिवेटिव क्या होते हैं और उनका क्या फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर महत्व है। सो अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट।